जिसकी जेब में चाय के पैसे नहीं होते उसके नाम पे फार्म हाउस मिलता है। कहने का मतलब यही है कि जमीन का मालिक होना आजकल बहुत सामान्य सी बात है। मान लीजिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसको आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो गिफ्ट डीड बना दो, या फिर आप किसी को विल के जरिए देना चाहते हो यानी कि वसीयत के जरिए तो वसीयत लिख डालते हो। और यहीं पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। एक गिफ्ट डीड और विल में क्या अंतर है, इसके संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई गाइडलाइंस जारी किया है। ये एक लैंडमार्क लेटेस्ट रूलिंग है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। टोटल 44 पेजेस का ये जजमेंट है जो स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया, और जो एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ये सब कुछ मैंने पढ़ा है और आपको यहाँ पर समरी में बताऊंगी। सुप्रीम कोर्ट बहुत बार रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड को भी खारिज किया है, यह आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और कुछ गलतियां हैं जो विल एंड गिफ्ट डीड बनाते वक्त आपको नहीं करना है। सिविल अपीलेट नंबर 4312 ऑफ 2025, डेट ऑफ ऑर्डर 24 मार्च 2025। एक आदमी है और उनके पास प्रॉपर्टी है। 1985 में अपने लड़की को गिफ्ट डीड बना करके दे देता है। तो बेटी है, गिफ्ट करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, गिफ्ट यहाँ पर होगा। तो गिफ्ट डीड के जरिए डॉटर को संपत्ति दे दिया गया और उस गिफ्ट डीड को साथ ही साथ रजिस्टर्ड भी करवा लिया गया। और यहीं पर पिता अपने इच्छा के अनुसार उस गिफ्ट डीड में कुछ शर्तें भी जोड़ दिए थे। पहला कंडीशन, जो प्रॉपर्टी का यहाँ पर गिफ्ट हो रहा है उसका कब्जा माता पिता के पास ही रहेगा। तब पिता अपने जीवन काल में उसी प्रॉपर्टी में रहेंगे। पिता के गुजरने के बाद ही कब्जा बेटी को मिलेगा, यानी इस्तेमाल माता पिता वही करेंगे। दूसरा कंडीशन, अगर उस संपत्ति से कोई भी इनकम वगैरह आता है जैसे कि रेंटल इनकम वगैरह अगर कुछ आता है तो वो माता पिता को ही मिलेगा। तीसरी कंडीशन, अगर माता पिता आगे चल करके चाहे तो उस प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से को, पोर्शन को मॉर्गेज भी कर सकते हैं। यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिखा गया गिफ्ट डीड में, रजिस्टर्ड होने के अगले दिन से ही ये लागू हो जाएगा। तो फिर एक कंडीशनल गिफ्ट डीड बनके तैयार हो गया। तो पोजीशन जो है मम्मी पापा के पास ही है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं। बेटी अलग जगह रहती थी, तो हो गया सारा का सारा चीज निपट गया। लेकिन 8 साल बीत गई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब रिश्तों में खटस आना चालू हो गया। परिस्थिति शायद बदली होगी, रिश्तों में परिवर्तन आया होगा। तो ऐसे में क्या होता है, फादर डिसीजन ले लेता है कि नहीं, गिफ्ट डीड को भी खारिज कर देना है, कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए वो एक यूनिलैटरली यानी कि प्रॉपर्टी बेटी को देने के लिए गिफ्ट डीड बनवाई गई थी, है ना, बेटी को इन्वॉल्व ना करते हुए वो सिंगल हैंडेडली ये एक कैंसलेशन डीड बनवा करके लिख देते हैं कि ये गिफ्ट डीड खारिज है। बिना लड़की के अकेले डिसीजन ले लेते हैं और कैंसलेशन डीड को भी वो रजिस्टर्ड कर लेते हैं, क्योंकि गिफ्ट डीड भी रजिस्टर्ड थी। ये 1993 की बात है। अब एक कैंसिल करवाने के लिए कुछ ग्राउंड दिया गया। सबसे पहला, ये तो कोई गिफ्ट डीड था ही नहीं, ये तो एक वसीयत था, क्योंकि जो कंडीशन, जो शर्तें यहाँ पर दिया गया है ये विल वाला है, क्योंकि इस प्रकार से लिखा गया था कि माता पिता के गुजरने के बाद ही संपत्ति बेटी के पास जाएगी। कब्जा तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं था, कब्जा माता पिता के पास ही था। और सेकंड कंडीशन में ये कहा गया कि ये जो लड़की है ये प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं करी, तो ऐसा उन्होंने ग्राउंड बना के उस गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा दिया। और यहीं पर कैंसिल होने के बाद उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेल डीड के जरिए वो अपने बेटा को बेच देते हैं फादर। नोट कीजिएगा, सेल किया जा रहा है, दिया नहीं, सेल किया जा रहा है, मतलब कुछ पैसों का लेन देन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और लड़की को इस बात का पता चल जाता है और पिता का कहना ये था कब्जा तो उनके पास था ही, तो इसके चलते वो ऐसा कर सकते। जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड्स है उसको, उसके बेसिस पर मैं आपको ये बता रही हूँ। तो वो पर्टिकुलर गिफ्ट डीड कैंसिल होगी और ये जो सेल डीड है ये भी रजिस्टर्ड हो गया। और यहीं से रिश्तों के बीच ये जो तनाव है ये कोर्ट केस का रूप ले लेता है। 1994 में बेटी इस गिफ्ट डीड को चैलेंज करते हुए और सेल डीड जो बनवाया गया था उसको कैंसिल करने के लिए सिविल कोर्ट में केस फाइल कर दिया अपने भाई के खिलाफ। उसकी मेन सवाल ये थी कि ये गिफ्ट के जरिए तो ओनर मैं बन गई थी, अब ये गिफ्ट डीड कैंसिल कैसे हो गया, कैंसिल कैसे हो गया। तो यही फैक्ट को वो खंगालने के लिए कोर्ट के पास चली गई। सिविल कोर्ट का डिसीजन आता है बेटी के खिलाफ। सिविल कोर्ट कहता है कि नहीं नहीं, ये तो गिफ्ट डीड नहीं है, इसमें जो लिखा गया है वो पढ़ने के बाद हम लोग को लग रहा है कि ये तो एक वसीयत है, ये तो एक विल है। जिस तरीके से एक विल का लिखावट होता है उस तरीके से इसको बनवाया गया है। सिविल कोर्ट ने और कहा कि ये जो सेल डीड है ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है
और सेल डीड के जरिए प्रॉपर्टी जो बेटा को बाद में बेचा गया वो बेचना भी वैलिड है। बिल्कुल सही है। बेटी यहाँ पर एग्रीड होकर के फाइल कर देती है अपील एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अपील को रिजेक्ट कर देता है और ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट है उसके साथ ही समर्थन जता देते हैं, यानी कि बोलते हैं कि गिफ्ट डीड ये नहीं था, ये विल था, फादर के पास पूरा अधिकार है, वो किसी भी तरीके से चाहे आगे किसी को भी संपत्ति दे सकते हैं, तो सेल भी वैलिड है। यहीं पर मैटर सीधा पहुंच जाता है हाईकोर्ट के पास। हाईकोर्ट का डिसीजन अलग था, पूरा चीज को रिवर्स कर दिया जाता है हाईकोर्ट के द्वारा, यानी कि हाईकोर्ट से फैसला बेटी के फेवर में आता है। ऑन रिकॉर्ड जो चीज मौजूद है उसको देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा जो ये गिफ्ट डीड थी इसको ऐसे आसान तरीके से कैंसिल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर फादर साहब के द्वारा जो ये चीज किया गया है ये एब्सोल्युटली इलीगल है। गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होने के अगले दिन से ही लागू हो जाएगा। इसका मतलब अगले दिन से ही बेटी तो मालिक बन गई थी, फादर के पास कोई अधिकार नहीं था उसको फिर से कैंसिल करके फिर से बेटा को बेचने का, क्योंकि फादर तो मालिक थे ही नहीं। बेटी के फेवर में राय चला आता है, जजमेंट को पलट दिया जाता है और क्लियर करके बोल देते हैं कि कब्जा यानी कि पोजीशन बेटी का ही होगा। बेटी के द्वारा उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसको भी खारिज कर दिया गया। लड़की का सिग्नेचर है, लड़की का अंगूठा उस गिफ्ट डीड में मौजूद है, तो इस चीज से ये बात क्लियर हो जाती है कि लड़की के द्वारा उस गिफ्ट को एक्सेप्ट किया गया था। फिर यहाँ पर सवाल उठाया गया कब्जा तो लड़की के पास था ही नहीं। यहाँ पर कहा गया कि गिफ्ट डीड में जिस तरीके से लिखा गया है उसके हिसाब से कब्जा तो माता पिता के मृत्यु होने के बाद ही लड़की को मिलना था। तो ये तो है गिफ्ट डीड के शर्तें और शर्तों के हिसाब से ही आगे काम होना है। और यहीं पर कहा गया कि कब्जा यहाँ पर बेटी के पास हो कि ना हो ये डजंट मैटर। तो यही सब चीजों को देखते हुए हाईकोर्ट से बेटी के फेवर में राय आ जाता है और जो कैंसलेशन डीड थी उसको भी रद्द कर दिया गया और जो सेल डीड था उसको भी कैंसिल कर दिया गया और प्रॉपर्टी का जो पोजीशन था उसको लौटा दिया जाता है बेटी को। बेटा अभी इस मतलब मैटर को लेकर के पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस केस में 24 मार्च 2025 को क्लियर कर देते हैं गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होते ही ओनरशिप लड़की के पास ट्रांसफर हो गया था। तो इसके हिसाब से प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? लड़की है, नंबर 1। नंबर 2, फादर तो उस संपत्ति का ओनर रहे ही नहीं और जब ओनर नहीं है तब किस तरीके से वो कैंसिल करके वो गिफ्ट डीड को खारिज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पर कहा गया गिफ्ट डीड में कोई शर्त मौजूद नहीं था कि इन फ्यूचर फादर गिफ्ट डीड को कैंसिल भी कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने क्लियर किया, कोई भी गिफ्ट डीड को या फिर सेटलमेंट को वैलिड दिखाने के लिए डिलीवरी ऑफ पोजेशन एसेंशियल नहीं है। पोजेशन का डिलीवर हो जाना ये जरूरी नहीं है और कोई भी गिफ्ट डीड को यूनिलैटरली यानी कि एक तरफा खारिज नहीं किया जा सकता है। बेटी के फेवर में एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। सबसे बड़ी बात जो ये न्यू जजमेंट से उठ करके आ रहा है, ये बात समझना जरूरी है कि अगर गिफ्ट डीड में लिखा हो कि गिवर यानी कि जो दे रहा है जिंदगी भर उस प्रॉपर्टी में रहेगा या फिजिकल पोजेशन बाद में मिलेगा तो भी उसे विल नहीं माना जाएगा। प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है वो पहले ही रिसीवर इस केस में बेटी के पास चला गया होता है। तो फिजिकल कब्जा दिखा करके गिफ्ट डीड को वैलिडेट करना या फिर सेटलमेंट को वैलिड प्रूफ करना जरूरी नहीं है। तो यहीं पर बेटी को पोजीशन लौटा दिया जाता है, बेटी को संपत्ति हैंडओवर करने की राय आ जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगर वहां पर कोई लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है और लाइफ इंटरेस्ट को पोस्टपोन किया जा रहा है यानी जब तक गिवर का डेथ नहीं हो जाता है तब तक कब्जा उनके पास ही रहेगा, ऐसा अगर लिखा गया है इसका मतलब ये नहीं है कि गिफ्ट डीड वैलिड नहीं है। तो अगर आपका प्रॉपर्टी है आप ही जिम्मेदार हो, ध्यान से बनवाइए दस्तावेजों को। बहुत बहुत धन्यवाद।